हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर 2 क्लास 12th बायोलॉजी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स है वो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर कर लिए हैं। ये है पार्ट 3 ऑफ द वीडियो। पार्ट 1 एंड 2 आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, द लर्न लूप। अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। जितने भी चैप्टर हैं आप क्लास 12th के बायोलॉजी के, उन सब की वीडियोस हम अपलोड करेंगे। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अब हम स्टार्ट करेंगे द टॉपिक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग कोपुलेशन या कोइटस, जिसको कहते हैं इंटरकोर्स, कोपुलेशन, कोइटस, ये तीनों सेम चीज़ें हैं। इनमें क्या होता है, सीमन रिलीज़ किया जाता है बाय द पेनिस। अब ये पेनिस है, ठीक है, इसमें से क्या निकलेगा, सीमन, ठीक है, ये होता है सीमन। जो स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल हमने प्रीवियसली पढ़ा है, क्या होता है वो सीमन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। वेजाइना क्या है, फीमेल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन, ठीक है। अब जो तो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं जिनकी जो अच्छे तरीके से बने होते हैं, जो कि स्विम फास्टली करते हैं, ठीक है, वो तो स्पर्म जो है फास्ट रैपिडली स्विम कर जाएंगी और पास थोड़ा सा सर्विक्स से इजीली पास हो जाएंगे और यूट्रस में एंटर हो जाएंगे और एम्पिलरी रीजन में आराम से पहुंच जाएंगे। जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है, एम्पिलरी रीजन है वो, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द एम्पिलरी रीजन वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओवम आराम से रिलीज हो जाएगा ओवरी में से, ठीक है, और एम्पिलरी रीजन में पहुंच जाएगा फेलोपियन ट्यूब के, जहाँ पर होगी फर्टिलाइजेशन। आगे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कैन अकर इफ द ओवम फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, ओवम और स्पर्म का मिलना, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तभी होगी जब ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. This is reason why not all copulations lead to the fertilization, क्योंकि sperm और ovum दोनों चीज़ें एक एम्पुलरी रीजन पे पहुंचने चाहिए। अगर वो एम्पुलरी रीजन पे नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अगर वो दोनों पहुंचेंगे तब ही फर्टिलाइजेशन होगी। और यही एक रीज़न है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि ये दोनों जो लोग हैं, जो गैमीट्स हैं, ये पहुंच नहीं पाते एक जगह पे, तो फर्टिलाइजेशन, ये कॉपुलेशन नहीं हो पाती। फर्टिलाइजेशन एंड कॉपुलेशन आर सेम थिंग्स। द प्रोसेस, अब देखो जो फर्टिलाइजेशन है इसकी डेफिनेशन बहुत आती है, सो हाईलाइट द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गमीट एंड फीमेल गमीट और द स्पर्म एंड द ओवम इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन a sperm comes in the contact with zona pallidum layer of the ovum। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म, ये जो लेयर है ना, ये दिख रही है आपको, ये जोना पैलासुडा है, स्पर्म इसके कंटेक्ट में आता है जब फर्टिलाइजेशन करना होता है, ठीक है। और ये लेयर, ये वही लेयर है जो एक स्पर्म की एंट्री के बाद दूसरे स्पर्म को नहीं आने देती। ओनली वन एंट्री इज पॉसिबल। देखो, अब ओवम है प्रीमियम चीज़, इसके पास ओनली वन जना ही आ सकता है और कोई नहीं आ सकता, आएगा तो एक ही बंदा, और वो जोना पैलासुडा डिसाइड करेगी। ये जो बाहर बने हुए हैं ये डिसाइड करेंगे कि इसके पास कौन सा स्पर्म आएगा, और एक ही आएगा, उसके बाद सब एंट्रीज ब्लॉक है, ओनली वन आ गया बस, ठीक है। अब देखिए, thus it ensures that only one sperm can fertilize the ovum, the secretions of the acrosome। अब जो स्पर्म एंटर करता है ओवम में, उसमें मैंने आपको बताया था पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में कि उसके हेड पे क्या होता है, एक्रोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं कि वो ओवम में एंटर कर जाए स्पर्म, ठीक है। आगे क्या है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, जोना पैलासुडा एंड द प्लाज्मा, जोना पैलासुडा एंड आगे है दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ स्कैंडी oocyte, ठीक है। स्कैंडी oocyte की अब डिवीजन हो चुकी है। द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज, अब देखो
म्योटिक डिवीजन 2 बार होती है। अब जो सेकंड म्योटिक डिवीजन है वो अनइक्वल होती है और फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी, उसमें क्या बन जाती है सेकंड पोलर बॉडी। एंड हैप्लॉइड ओवम, सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन जाइगोट। अब आपने देखना है कि कितने क्रोमोसोम होंगे जाइगोट में। देखिए बेसिकली जो जाइगोट होता है वो होता है डिप्लॉइड और स्पर्म और ओवम क्या होता है हैप्लॉइड। तो इसमें ऑब्वियसली 46 क्रोमोसोम होंगे। वन हैज़ टू रिमेंबर, ये देखो ये एक्टिविटी है, ये आप छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सीधा लीव कर सकते हैं। सीधा अपने आप ये देखना है कि क्रोमोसोम पैटर्न यहाँ पे लिखा है ह्यूमन में, फीमेल में XX होता है। देखो ये पैटर्न आपने शायद 10th में भी किया होगा। फिर मैं आपको दोबारा से समझा रही हूँ कि फीमेल में होता है XX क्रोमोसोम पैटर्न एंड मेल में होता है XY। ठीक है, ये है मेल का। अब जो ये XX होता है ये तो फीमेल के लिए होता है, और Y जो होता है ओनली वन Y जो है ये मेल के लिए होता है। अब ये Y ही डिसाइड करेगा, जो ये Y है XY मेल में, ये Y ही डिसाइड करेगा कि इन दोनों में से एक क्रोमोसोम जाएगा फीमेल के ओवम के पास। ठीक है, इनमें दोनों में से जो भी जाएगा फीमेल के क्रोमोसोम के पास, फीमेल के ओवम के पास, वही डिसाइड करेगा कि वो होएगा हमारा फीमेल होएगा कि मेल होएगा, बच्चा जो हमारा होएगा बॉय या गर्ल। अगर तो Y गया फिर तो हमारा बच्चा जो होएगा, ठीक है, पेरेंट्स का, वो होएगा बॉय। जो अगर गया X तो होएगा गर्ल। वहाँ से भी X मिलेगा मदर से भी, और अगर फादर से Y मिला तो XY बनेगा बॉय। अगर इधर से मिला X और फादर से भी मिला X तो बनेगी गर्ल। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। इसमें बस यही बताने कि फादर कैसे डिसाइड कर सकता है कि जो बच्चा होगा वो मेल होएगा कि फीमेल, ये फादर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। तो जाइगोट का नहीं है, ये मैंने सबको आपको बता दिया। अब आपने ये देखना है, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एट द जाइगोट मूव्स फ्रॉम द इस्थमस ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। अब देखो जब माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होती है, माइटोटिक डिवीजन तब स्टार्ट होती है जब जाइगोट मूव करेगा थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट। जब इस्थमस से मूव कर जाएगा उसको क्लीवेज कहते हैं। इस्थमस से जाएगा यूट्रस की तरफ, ये यूट्रस होगा, ये फिलोपियन ट्यूब होगी, यहाँ पे होगा इस्थमस। इस्थमस से यूट्रस की तरफ जाएगा, इसको कहेंगे क्लीवेज। यहाँ से बनेंगे ब्लास्टोमेयर्स, 2, 4, 8, 6 ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे। देखिए आप साथ साथ में बुक खोल के रखिए अपनी NCERT, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए और डायग्राम्स वहाँ से आपको अच्छी तरीके से देख के पता लगे। अब देखिए ये 1 सेल स्टेज है, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। ये 2 सेल्ड स्टेज, ये 4 सेल्ड स्टेज, ये 16 सेल्ड स्टेज, और 8 to 16 सेल्ड स्टेज होती है मोरुला। ठीक है, मोरुला के बाद बन चुका है ब्लास्टोसिस्ट। फाइनली द थिंग जिसको हमने अटैच करना है यूट्रस के अंदर, यूट्रस में जो जाएगी ना चीज़, जो यूट्रस की वॉल के साथ स्टिक करेगी, वो है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के आप देख सकते हैं कि बाहर भी सेल है और अंदर भी सेल है। जो तो है अंदर सेल, ठीक है, ये अंदर सेल है, ये बाहर सेल, बाहर का सेल मान लीजिए। जो बाहर का सेल है इसको कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ये इसकी वॉल के साथ स्टिक करने में हेल्प करता है। जो अंदर के सेल है ये है इनर सेल मास। जितने भी बच्चे के अंदर जितने भी बॉडी ऑर्गन्स बनने हैं, ये जितना भी कुछ बनेगा, ठीक है, वो सारे ऑर्गन्स बनाने के लिए ये जो अंदर वाले स्टेम सेल्स हैं, these are capable of making all the organs of the body only। ये सेल्स अकेले ही काफ़ी हैं। और जो साइड पे सेल्स है जिनको मैं ट्रोफोब्लास्ट कह रही हूँ, वो स्टिक करने में हेल्प करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्लास्टोमेयर्स। अब देखो मैंने आपको बताया कि इतने ब्लास्टोमेयर हो तो उनको मोरुला कहते हैं। मोरुला 8 to 16 हो तो वो मोरुला होंगे। ठीक है, तो मोरुला कंटिन्यूस टू डिवाइड। अब मोरुला डिवाइड होते ही रहता है, तो वो क्या बना देता है ब्लास्टोसिस्ट, एज हमने पीछे पढ़ा था। और मैंने बताया था कि इनर सेल मास बनाता है और ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। ठीक है, अब ट्रोफोब्लास्ट जो अटैच हो जाते हैं, ठीक है, ये एंडोमीट्रियम लेयर के साथ 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम एंड एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम के साथ ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो जाता है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू एंडोमीट्रियम एंड इनर सेल मास पूरा एम्ब्रियो बना देगा, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी है सब कुछ बनाने के लिए। एज द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स, जब ब्लास्टोसिस्ट है जो ये ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास है, इसको पूरा फुल क्या कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जब ये
अटैच हो जाएगा एंडोमेट्रियम के साथ ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की एक वॉल जिसको एंडोमेट्रियम कह रहे हैं, जब उसके साथ अटैच हो जाएगा इसको कहेंगे जी इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इज़ द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बारे में पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द इम्प्लांटेशन। ठीक है, व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन। तो आपने ये सारी इतनी डेफिनेशन लिखनी है कि जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगी यूट्रस के साथ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, तब उसको क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। अब हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कि कब होती है प्रेगनेंसी और आगे की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होती है और प्रेगनेंसी कैसे होती है आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हमने पीछे पढ़ ली कि कैसे हुई इम्प्लांटेशन, जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो गया तब इम्प्लांटेशन डन थी हमारी पीछे। अब हम पढ़ेंगे प्रेगनेंसी। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि क्रॉनिक विलाय कहते हैं उसको। अब मान लेते हैं ये है हमारा ट्रोफोब्लास्ट। इसी पे ही अब सारी कहानी चलेगी, तो शुरू करते हैं। उसके ऊपर आ जाएंगे क्रॉनिक विलाई जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, ये पूरे यूट्राइन टिश्यू से कवर्ड है। ठीक है, इस एंड मैटरनल ब्लड भी है इसमें। ठीक है, अब ये क्रॉनिक विलाई है जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है एंड यूट्राइन टिश्यू, वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक पूरी को मिला के एक फंक्शनल यूनिट बना देते हैं। मैटरनल बॉडी मतलब कि मम्मा की बॉडी की एक यूनिट बन जाती है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की, और जो ये क्रॉनिक विलाई या यूट्राइन टिश्यू है, इन दोनों को मिला के क्या बना देते हैं, एक प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा जो है, अब फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा भी पूछ सकते हैं आपसे। प्लेसेंटा से फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं, this is important, okay, placenta, you should underline on your book what is placenta and the functions of placenta। functions of placenta मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या है। देखो, placenta facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo। जो placenta है ना, ये न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो को प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। एम्ब्रियो मतलब ये बच्चा। ठीक है, अब देखो, अब ये है यूट्रस, ये है यूट्रस, इसमें बन रहा है एम्ब्रियो मतलब कि बच्चा, बेबी। ठीक है, इससे है प्लेसेंटा की वॉल अटैच। अब प्लेसेंटा इसको सारा कुछ प्रोवाइड करेगी, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, और जो वेस्ट है उसको बाहर निकालेगी इससे बाहर। अब किसका मेन रोल हुआ, मदर की बॉडी को इससे अटैच करने का, बेबी से अटैच करने का किसका मेन रोल हुआ, इसका ना प्लेसेंटा का। ठीक है, प्लेसेंटा ही सब कुछ करेगी, वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालेगी। अब प्लेसेंटा मदर की बॉडी से एक चीज़ से अटैच होती है, एक चीज़ से, उस चीज़ को कहते हैं अम्बिलिकल कोड। ठीक है, ये रही हमारे पास अम्बिलिकल कोड। ये हेल्प करती है कि ये सारे चीज़ें एम्ब्रियो तक पहुंच पाएँ, ये अम्बिलिकल कोड हमें हेल्प करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी बिहेव करता है, प्रोड्यूस सेवरल हॉर्मोन्स। अब एंडोक्राइन टिश्यू आपको पता होना चाहिए, एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स जो बिना डक्ट के सब कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देते हैं या रिलीज़ कर देते हैं डायरेक्ट इनटू द ब्लड, विदाउट एनी डक्ट, डायरेक्ट इनटू द ब्लड जो रिलीज़ करते हैं हॉर्मोन्स, वो एंडोक्राइन टिश्यूज़ होते हैं। जैसे कि प्लेसेंटा है, वो हॉर्मोन्स भी सेवरल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लेटर फेज में एक और हार्मोन रिलीज़ हो जाता है जिसको कहते हैं रिलैक्सिन। ओवरी रिलीज़ करता है रिलैक्सिन। हम देखते हैं ये क्यों रिलीज़ होता है और इसका क्या फंक्शन है। Let us remember the HCG and HPL and relaxin are produced in the woman only during the pregnancy। अब देखो, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन कौन से हॉर्मोन्स है जो ओनली वुमेन में ओनली टाइम जो प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज होते हैं, वो है रिलैक्सिन, HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। These are the hormones which are released only during the pregnancy। In addition, during the pregnancy the levels of other hormones, pregnancy के टाइम ये hormones के लेवल जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये अलग अलग hormones हैं जिनके लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं मैटरनल ब्लड में, मतलब कि जो मदर है उसके ब्लड में ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ये इसलिए इंक्रीज़ होते हैं बिकॉज दिस आर हेल्पफुल फॉर दी फीटल ग्रोथ। फीटल जो बच्चा है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ये हॉर्मोन्स बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन, इनर सेल मास, जब इम्प्लांटेशन हो गई मतलब कि बच्चा यूट्राइन वॉल से अटैच हो गया, जैसे इस डायग्राम में अटैच हो गया है, ठीक है,
इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हो जाता है, बच्चे में बच्चा बनाने में लग जाता है। अब आगे पढ़ेंगे, एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो जाता है इनर सेल मास। अब देखो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो अब आउटर ट्रोफोब्लास्ट है और अंदर वाले सेल जो है वो इनर सेल मास है। अंदर वाले सेल क्या बन जाएंगे, एक्टोडर्म, और उसकी दो लेयर्स बन जाएंगी, एक्टोडर्म बन जाएगी और इनर वाली बन जाएगी एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, ठीक है, ये एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इनर वाली एंडो, बाहर वाली एक्टो। मीजोडर्म भी बन जाएगी, 3 लेयर्स बन जाएंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में कौन सी बन जाएगी, मीजोडर्म, ठीक है। ये 3 लेयर्स बनेगी, वो इनर सेल मास की बनेगी। ये आपको रिमेंबर करना है कि इसकी बनेगी इनर सेल मास की। इनर सेल मास के पास कुछ सेल्स होते हैं, एज मैंने आपको पीछे बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम ये करने लगे थे। इनर सेल मास में कुछ स्टेम सेल्स होते हैं जो कि सारे टिश्यूज़ ऑर्गन्स को बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब ह्यूमन की प्रेगनेंसी, जो मदर की प्रेगनेंसी है, वो कितने टाइम के लिए चलती है, 9 मंथ्स के लिए। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत आएंगे, देखिए कैसे, कि आपको पहले बताएंगे नोटिस बाय लिस्टिंग द हार्ट साउंड, ये छोड़ सकते हैं आप, बाय स्टेथोस्कोप, ये सब डॉक्टर के काम है कि मैं भी नोटिस बाय लिस्टिंग टू द हार्ट साउंड हेयर केयरफुली थोड़ा स्टेथोस्कोप, ऐसे पता लगता है कि है ना कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं, स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, हार्ट की साउंड सुनते हैं। और सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, फर्स्ट मंथ में तो बन जाता है हार्ट, तब पता लग जाता है स्टेथोस्कोप से, मतलब कि डॉक्टर चेक करता है, तब पता लग जाता है कि जो अंदर फीटस है ना उसका हार्ट बन चुका है। अब कीजिए हाईलाइट जो मैं करवा रही हूँ। एम्ब्रियोस हार्ट इज फॉर्म्ड इन द आफ्टर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहीं भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ना 5-5 करके अलग अलग पार्ट्स बनाए होते हैं ना, उन 5 के एक पार्ट में भी ऐसे डाल देंगे, एक 5 क्वेश्चंस डाल देंगे 1-1 मार्क वाले, उसमें ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे कि जब एम्ब्रियो हार्ट बनता है वो किस मंथ में बनता है, किस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में बनता है। तो आपने कहना है आफ्टर द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। आगे एंड ऑफ सेकेंड वीक, सेकेंड मंथ में क्या बन जाता है, लिम्स और डिजिट बन जाते हैं। एंड ऑफ सेकेंड वीक मतलब कि 12 वीक को क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्रिमिस्टर, 12 वीक को कहते हैं फर्स्ट ट्रिमिस्टर, ठीक है। मेजर ऑर्गन सिस्टम, मेजर ऑफ द ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जैसे लिम्स और एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है नीचे जेनेटेलिया एरिया है, ठीक है, वो बन जाता है। अब सेकेंड ट्रिमिस्टर जो है 24 वीक्स, 12 वीक्स सेकेंड बनेगा तो वो 24 वीक्स हो जाएंगे। उसमें फाइन अच्छे अच्छे हेयर्स आ जाएंगे उसकी बॉडी पे, ठीक है। आईलिड्स, जो उसकी आईज़ है वो सेपरेट हो जाएंगी, आई लैशेस बन जाएंगी। और एंड पे जब 9 मंथ्स हो जाएंगे तब पूरा फीटस हमारा बन के रेडी हो जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे पार्चुरेशन और लैक्टेशन पार्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। बाय।